अपना आज का तो हम लोग पिछले क्लास में नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए थे। एनपीओ के बारे में हम लोग अभी तक ये पढ़े हैं कि एनपीओ जो होता है ये सर्विस प्रोवाइडिंग एंटिटी होता है। एनपीओ का मेन काम क्या होता है बताइए? सर्विस प्रोवाइड करना होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि एनपीओ जो होता है ये प्रॉफिट कमा सकता है कि नहीं कमा सकता है। रेस्ट्रिक्शन किस चीज पे? प्रॉफिट अर्निंग पे या प्रॉफिट के यूजेस पे? प्रॉफिट के यूजेस पे, मतलब ये प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकता है। प्रॉफिट का जो यूज है वो स्पेसिफाइड है। प्रॉफिट जो है वो बस 5 या 6 चीज है, उसको वो प्रमोट करने के लिए ही यूज कर सकता है। वो 5 6 चीज क्या है बताइए? रिलीजन हो गया, फिर आर्ट साइंस कॉमर्स हो गया, फिर अदर यूजफुल ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, रिलीजन आर्ट साइंस कल्चर कॉमर्स, ऐसे ये सब चीज है। ये चीज आप लोगों को क्लियर है? उसके बाद इसमें हम लोग एक दूसरा चीज पढ़े थे जो काम का अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है। वो चीज हम लोग पढ़े थे रेवेन्यू और कैपिटल। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज पढ़े थे हम लोग, क्या चीज बताइए? रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब क्या था? अगर ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपसे बन जाएगा। इस चैप्टर को बनाने का जो मेन फॉर्मूला है वो यही है, रेवेन्यू और कैपिटल। और इस फॉर्मूला का कोई रिटर्न डेफिनेशन नहीं है। ये फॉर्मूला आपको हम समझाएंगे, आप समझिएगा और आपको समझ में आ जाएगा तो इस चैप्टर को बनाने का आपको चाबी मिल जाएगा। रेवेन्यू क्या है बताइए? स्मॉल अमाउंट। कैपिटल क्या है बताइए? लार्ज अमाउंट। रेवेन्यू का दूसरा पहचान, स्मॉल अमाउंट के बाद रेकरिंग, कैपिटल का नॉन रेकरिंग। ठीक है, ये चीज क्लियर आप लोग को? रिवीजन हो गया। दूसरा, इस चैप्टर का एक खासियत क्या है कि इसके बाद जो भी चैप्टर पढ़ेंगे या अकाउंट्स में आप कभी भी कोई चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पे आपको जर्नल एंट्री बहुत सारा मिलेगा। वहां पे आपको बहुत सारा जर्नल एंट्री देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में आपको एक भी जर्नल एंट्री नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में एक भी जर्नल एंट्री नहीं मिलेगा। तो मतलब जो भी जर्नल एंट्री है वो आपको हम अलग से पढ़ाएंगे, या फिर जो जर्नल एंट्री हम लोग बनाएंगे वो बुक में देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग को बेसिक कैश का जर्नल आना चाहिए। जैसे मान लो कल आपको हम बताए हैं सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? सब्सक्रिप्शन तुम्हारे लिए इनकम या एक्सपेंस? तो तुमको जब सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो उसका एंट्री क्या होगा बताओ? रुपया आ रहा है, एंट्री क्या होगा? कैश टू सब्सक्रिप्शन। तुम अगर रेंट का पेमेंट किए हो तो एंट्री क्या होगा? रेंट टू कैश। समझ में आ रहा है? तो इसमें जर्नल एंट्री देखने नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं समझने के लिए हम लोग को कुछ जर्नल एंट्री अगर पास करते भी हैं तो उसका अलग से आपको खुद से वहां पे लिखना पड़ेगा। ये चीज हो गया। अब इसमें हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें मेनली हम लोग को क्या क्या बनाना है? मेनली इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेन चीज क्या है? रिसीप एंड पेमेंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीसरा बैलेंस शीट। ठीक है, हम लोग आज का स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो यही है कि कौन सा आइटम कहाँ कहाँ जाएगा। क्या क्या चीज है बताइए? रिसीप एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे लिख रहे हैं, वो चीज आप लोग को लिखना है और समझना भी है। रिसीप एंड पहले समझना है, रिसीप एंड पेमेंट क्या है? तो रिसीप एंड पेमेंट जो है हम लोग का कैश बुक है। कैश बुक के अलावा ये कोई भी दूसरा चीज नहीं है। रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट क्या चीज है? कैश बुक है। और रिसीप एंड पेमेंट में रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों आइटम जाता है। इस चीज को एकदम मन में बैठा लीजिए। रिसीप एंड पेमेंट में कौन सा आइटम जाएगा? रेवेन्यू भी जाएगा और कैपिटल भी जाएगा। मतलब तुम्हारे पास कोई भी अमाउंट आ रहा है या कोई भी अमाउंट जा रहा है वो कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले रिसीप एंड पेमेंट में। समझ में आ रहा है? मतलब रिसीप एंड पेमेंट एक ऐसा आइटम है जहां पे रेवेन्यू कैपिटल दोनों अमाउंट जाता है। रिसीप एंड पेमेंट में रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों अमाउंट जाएगा। इसके बाद रिसीप एंड पेमेंट में तो दोनों चला गया। अब आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम जाएगा। समझ में आ रहा है? आपसे पूछा गया रिसीप एंड पेमेंट में क्या जाएगा, आप क्या बोलेंगे? सारा आइटम जाएगा। रेवेन्यू कैपिटल जो भी है उसको हमको भेदभाव नहीं करना है। सारा आइटम कहाँ जाएगा? रिसीप एंड पेमेंट में। लेकिन आपसे पूछा गया कि रेवेन्यू आइटम कहाँ जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? रेवेन्यू आइटम का घर कौन सा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा आइटम रहेगा? तो रेवेन्यू आइटम रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? रिसीप एंड पेमेंट में दोनों, कोई भेदभाव नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू आइटम। और बैलेंस शीट में क्या जाएगा? तो बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आइटम जाएगा। पीछे बातचीत बंद करो, उससे जरूरी चीज यहां हो रहा है। रिसीप एंड पेमेंट में रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम। बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आइटम। मेरा बात समझ में आ रहा है? रिसीप, फिर से बोलिए, रिसीप एंड पेमेंट में क्या जाएगा? रेवेन्यू आइटम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में
रेवेन्यू आइटम, बैलेंस शीट में कैपिटल, रिसीप एंड पेमेंट में दोनों जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू, बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं इसमें आप लोगों को। तो आपके सामने अगर कोई आइटम हम दे दिया, आप जैसे कि सब्सक्रिप्शन के बारे में हम बोले, आपसे पूछेंगे सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, बताइए। सब्सक्रिप्शन विल गो इन या सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन कौन सी जगह? रिसीप एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों जगह जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये तो परमानेंट घर है ही, बात समझ में आ रही है? ये परमानेंट घर है, इसमें दोनों रहेगा। उसके बाद अलग से ये किसके लिए है? रेवेन्यू के लिए है। ये किसके लिए है? कैपिटल के लिए। बात समझ में आ रहा है? इसको कॉपी कीजिए। चलिए, एक पेज तुम ले लो, पीछे पास कर दो। इस पेज को जब पढ़ाएंगे तब पढ़िएगा, अभी इस पेज में दिमाग लगाइएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। उस पेज को समझाने के लिए ही बेस बनाया जा रहा है। अकाउंट्स का मैट आप लोगों को कुछ दिन बाद मिलेगा। पानी का बॉटल होगा पीछे, बॉटल देखो, पास करो। कॉपी हो गया आप लोगों का? कॉपी हो गया? सबका कॉपी हो गया ये? ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेट का कॉलम इसमें नहीं बनाना है, जरूरत अगर समझ में आएगा क्वेश्चन में तो बना लीजिएगा, लेकिन आमतौर पर डेट का कॉलम आपको देखने नहीं मिलेगा। देखिए, रिसीप एंड पेमेंट होता है ना, आगे में क्या है? रिसीप है, तो कॉलम में आगे में क्या लिखते हैं? रिसीप लिखते हैं। वहां पीछे में क्या लिखते हैं? पेमेंट। लेकिन यहाँ पे आगे में क्या लिखा हुआ है? इनकम। तो आगे में क्या होगा? इनकम नहीं होगा, एक्सपेंडिचर होगा। पीएल का फॉर्मेट दिमाग में ले आइए। क्लास 11 में जो आप लोग प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट बनाए थे, उसमें जो एक्सपेंसेस था, खर्चा था, रेंट था, सैलरी था, डेप्रिसिएशन था, इंटरेस्ट था, वो सब कहाँ था? इधर में था। और जो इनकम था, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, कहाँ लिख रहे थे? इधर लिख रहे थे। तो फॉर्मेट जो है बस बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे नाम हम लोग स्पेसिफिकली लिख देंगे। इधर में एक्सपेंडिचर हो गया, पीछे में क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर का जो आइटम है आप वो लिख देंगे, इनकम का जो आइटम है आप वो लिख देंगे। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप क्या लिखेंगे? टू सरप्लस। अगर आपको लॉस होगा तो आप क्या लिखेंगे? बाई डेफिसिट। सरप्लस या डेफिसिट दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। या तो ये होगा या तो ये होगा। जब आप बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट लॉस दोनों होता है? नहीं, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो बीच में हम और लिख दे रहे हैं। चलिए बनाइए उसको, उसके बाद इसके बारे में लिखवाएंगे। अभी बुक से कोई कुछ नहीं पढ़ेगा। आप लोग को जब हम बोल देंगे कि बुक से बनाइए, टॉपिक वाइज आपसे क्वेश्चन बनेगा बुक में, तो बुक से एडवांस में जो पढ़ने का कोशिश करेगा वो कंफ्यूजन में रह जाएगा। अभी जितना पढ़े हैं उतना में बिहार बोर्ड का 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। गारंटी है कितना में, अगर आप पास्ट ईयर का पेपर देखिएगा 4 मार्क्स का आपसे बनेगा।
और भी सब्जेक्ट का जो क्लास है वो हम 4 या 5 तारीख तक शुरू कर देंगे। बीएसटी है और इकोनॉमिक्स जो है वो अप्रैल में 4 या 5 से हम स्टार्ट कर देंगे। ये हो गया यहाँ तक आप लोगों का, यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके बाद चलिए इसमें लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं I&E अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स all expenses for the year, all expenses for the year, income and expenditure account records all expenses for the year, irrespective of fact, whether it is paid in full or not, irrespective of fact whether it is paid in full, irrespective of fact whether it is paid in full or not। इस लाइन का क्या मतलब है बताइए? ठीक है, हमको प्रॉपर टर्म बताओ, कोई पैराग्राफ चेंज करके वही लिख पाना है। लिखो पैराग्राफ चेंज करके, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। It is prepared on accrual basis. It is prepared on accrual basis। लिख लिए हैं, ठीक। तो अभी तक पढ़ने के बाद अगर आपसे हम आपको कोई अगर हम एक्सपेंस का नाम बोले, इससे आपको हम बोले रेंट पेड, ठीक है, रेंट पेड है 10,000 रुपया, समझिएगा यहाँ पे बिल्कुल फाइनल अकाउंट्स क्लास 11 वाला ही ये चीज है। रेंट पेड कितना है? 10,000 रुपया, लेकिन रेंट जो है 1,000 पर मंथ है। रेंट कितना है बताइए? 1,000 पर मंथ। इसको रिसीप एंड पेमेंट में कैसे लिखिएगा? ये रिसीप साइड हो गया, ये पेमेंट साइड हो गया। रिसीप साइड में ये नहीं जाएगा, पेमेंट साइड में क्या होगा यहाँ पे? बाई रेंट। कितना? 10,000 की 12,000? रेंट कितना? 10,000। जो एक्चुअल पेमेंट है वही तो लिखोगे, बढ़ा के नहीं लिख सकते हो, ठीक है। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये किस साइड जाएगा? रेंट किस साइड जाएगा? एक्सपेंडिचर में जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? टू रेंट। लेकिन यहाँ पे आपको रेंट कितना लिखना पड़ेगा? 12,000 लिखना पड़ेगा। 10,000 पे किए हैं और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है हम लोग का? 2,000 है। बहुत छोटा सा हम लिख रहे हैं कि आप लोग को लिखने का इसका बोझ नहीं पड़े। अब तो दिख रहा होगा। रेंट का पेमेंट कितना किया है? 10,000। रिसीप एंड पेमेंट में कितना गया है? 10,000। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना गया है? 12,000। 12,000 क्यों दियो? 1,000 रुपया महीना, अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 12,000। तो तुम 10,000 का पेमेंट किए हो, लिखे कितना हो? 12,000। मतलब 2,000 अभी देना है कि नहीं देना है? 2,000 देना है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो वो कहाँ पे चला जाएगा तुम्हारा? बैलेंस शीट में चला जाएगा। लाइबिलिटी हो गया, एसेट्स हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के 2,000 रुपया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम्हारा रिसीप एंड पेमेंट किस बेसिस पे बनता है? रिसीप एंड पेमेंट किस बेसिस पे बनेगा बताइए? अगर हम लोग सिर्फ कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में फंसे रहेंगे तो 12th का जो अकाउंट्स का किताब है वो 2 या 3 किताब, किसी किसी पब्लिशर का 3 है, किसी किसी का 2 है। कैसे खत्म होगा? दिमाग का आपको अपना सोच बढ़ाना है, दायरा दिमाग का आप लोग को अपना बढ़ा लेना है, क्योंकि कोई नया चीज नहीं पढ़ा रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स को ही यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा नाम चेंज कर दिए हैं। जो कैश बुक था उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिसीप एंड पेमेंट बोल रहे हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस था उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग को अपने तरफ से चीजों को समझना पड़ेगा। बाकी जो टफ चीज है वो पूछेगा, हम समझाएंगे। ये कैश बेसिस पे है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेसिस पे है? अक्रूवल बेसिस पे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कॉपी करना है कि छोड़ दें? और कॉपी करना है इसको, कोई काम का चीज बस नहीं है कि आप इसको कॉपी करें। अब यहाँ पे आपको एक और चीज हमको समझाना है। आप लोग को इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा कोई भी क्वेश्चन को बनाने का। एक होता है फॉर द ईयर, यहां समझिएगा। एक होता है
फॉर द ईयर, दूसरा होता है ड्यूरिंग द ईयर, दूसरा होता है ड्यूरिंग द ईयर। इन दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर है? फॉर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर में क्या अंतर है? ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें भी बच्चा लोग फंसता है। अनुराग तुम क्या कर रहे हो? बोर्ड पे ध्यान दो। फॉर द ईयर और ड्यूरिंग द ईयर में क्या अंतर है बताइए? क्या कौन चला रहे थे? फॉर द ईयर और ड्यूरिंग द ईयर में क्या अंतर है बताइए? फॉर और ड्यूरिंग, देखिए ड्यूरिंग का मतलब होता है में, ये हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में समझाते नहीं है और समझाने के लिए कुछ ये इंपॉर्टेंट इसलिए समझाना है। हिंदी ये ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है बताइए? में, ठीक है। 2004 में कितना पेमेंट हुआ। और फॉर द ईयर का मतलब होगा का। समझ में आ रहा है? फॉर का मतलब क्या होगा? का। फॉर का मतलब का, ड्यूरिंग का मतलब में। अब यहां देखिए, इसी रेंट वाले पे वापस आते हैं। रेंट पेड फॉर द ईयर 10,000 लिखना सही रहेगा कि रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर? रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 10,000। लेकिन रेंट फॉर द ईयर कितना होगा? समझ में आ रहा है? फॉर का मतलब क्या हुआ? का, माने उस साल का कितना रेंट है। समझ में आ रहा है? उस साल का कितना रेंट होगा, आपको अक्रूवल बेसिस का बात कर रहा है। ड्यूरिंग का मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? सब्सक्रिप्शन में देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन आपको ड्यूरिंग और फॉर का यहाँ पे हम लिख रहे हैं। देखो, एक तो क्लब है, उसमें 100 मेंबर है। क्लब में मेंबर कितना है? 100। हर मेंबर जो है वो 10 रुपया देता है हर साल का। हर मेंबर कितना पैसा देता है? 10 रुपया हर साल का देता है। तो बताओ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कितना होगा? सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कितना होगा? तुम लोग तो एक्सपर्ट है उसमें। 100 गो बच्चा है, अगर एक तो बच्चा 10 रुपया देगा तो टीचर कितना कमाएगा? 1,000। तो इतना क्यों तुम लोग को टाइम लग रहा है इसमें? वही तो चीज है। रुपया कितना है एक साल का? 10 रुपया। मेंबर कितना है? 100। तो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कितना हो जाएगा? 1,000। आपसे हम बोले प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर 6 ठो मेंबर पैसा नहीं दिया था। लास्ट ईयर 6 ठो मेंबर पैसा नहीं दिया था, वो पैसा इस साल हमको मिलेगा। हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? लास्ट ईयर कितना मेंबर पैसा नहीं दिया था? 6 मेंबर। मैंने लास्ट ईयर कितना पैसा नहीं मिला था? 60 रुपया नहीं मिला था। वो पैसा हमको इस साल मिलेगा। तो इस साल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा? इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा? ब्रैकेट लिख दे रहे हैं, इफ 60 रुपीज ऑफ प्रीवियस ईयर वॉज आउटस्टैंडिंग। तो इस साल पैसा कितना मिलेगा हमको? 1,060 रुपया मिलेगा। देखिए ये चीज आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? फॉर और ड्यूरिंग का मतलब क्लियर है कि नहीं? अगर ड्यूरिंग बोलेगा इसका मतलब है कि उस साल कितना पैसा मिला है वो जानना है हमको। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो पैसा उस साल का है या नहीं है। समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग का मतलब क्या हुआ? उस साल कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। फॉर का मतलब क्या हुआ? उस साल का कितना अमाउंट है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? फॉर का मतलब क्या हुआ? उस साल का कितना अमाउंट है। इसको एक बार लिख लीजिए, आगे जब हम लोग उस टॉपिक में आएंगे तो वहां पे एक बार और इसको हम लोग पढ़ेंगे। जो काट रहे हैं उसको मत लिखिएगा, उसको इस तरीके से लिखवाएंगे कि आप बाद में उसको रेफर कर सके। बच्चा लोग एक बार बोर्ड पे देखो फिर से क्या लिखा हुआ है। अ क्लब हैज 100 मेंबर्स, पेइंग रुपीज 100 एज, पेइंग रुपीज 10 एज सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा? 1,060। अगर 60 रुपया ऑफ प्रीवियस ईयर वॉज आउटस्टैंडिंग। फिर उसी के नीचे अगर हम अगला चीज लिखें,
सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1000। अब ये चीज थोड़ा अच्छा से क्लियर हो जा रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, इसको लिखिए। यहां तक सबका हो गया होगा, सबको क्लियर है? एक बार फिर से बता दीजिए, ड्यूरिंग का मतलब क्या हुआ? उस साल में कितना रिसीव हुआ है, वो उस साल के अमाउंट से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मतलब जहां ड्यूरिंग का बात है वहां पे प्रीवियस ईयर का भी कुछ अमाउंट हो सकता है, आने वाले ईयर का भी कुछ अमाउंट हो सकता है। लेकिन अगर फॉर द ईयर का बात कर रहा है तो वहां पे स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ 12 महीने का अमाउंट का बात कर रहा है। ठीक है, चलिए इस पेज में आइए सकते हो। इसमें यहाँ पे अलग अलग आइटम्स है जिसका ट्रीटमेंट हम लोगों को पढ़ना है। पेज सबको मिल गया है? भिजवाए तो थे, तुमको 2 पेज दिए थे, पास नहीं की थी, छूट गया होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यहां पे लिखिए वेरियस आइटम्स। वेरियस आइटम्स, अब क्योंकि ये चैप्टर नया है, क्लास 11th वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे ये चैप्टर तो बिल्कुल नया है, चैप्टर का नाम नया है। तो क्लास 11th में अगर आपसे हम एसेट्स और लायबिलिटीज और इनकम और एक्सपेंस का नाम पूछे तो आप 2-4 को बता देंगे। आप सैलरी बोलेंगे, वेजेस बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस बोल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक बोल देंगे। लेकिन वो सब आइटम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इस चैप्टर का अपना अलग ही आइटम है, इस चैप्टर का अपना अलग ही खर्चा है। तो यहाँ पे ये जो आइटम है इन सबका ट्रीटमेंट हम लोगों को पढ़ना है, और सब बहुत आसान है। अलग से आपको बैठ के डिक्टेशन की तरह याद करने का जरूरत नहीं है। आप आइटम बस एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन में ये सब आइटम दिया रहेगा, आपको बस बताना है कि ये रेवेन्यू के ग्रुप का है या कैपिटल के ग्रुप का है। क्योंकि अगर आप रेवेन्यू और कैपिटल में से इसको अगर आइडेंटिफाई या क्लासिफाई कर लेंगे, उसका अकाउंटिंग भी आप कर लेंगे। अकाउंटिंग हम लोग सीखने वाले हैं इसमें। सबसे पहला आइटम क्या चीज है? सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन के बारे में बोल रहा है, इट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। सब्सक्रिप्शन जो है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या हो गया? रिकरिंग नेचर का है। यहाँ बगल में लिखो रिकरिंग, यहाँ पे ऐसे सब्सक्रिप्शन में से डैश देके लिखो रिकरिंग। फिर बोल रहा है इट विल ऑलवेज अपीयर ऑन डेबिट साइड ऑफ रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। तो थोड़ा सा 11th में जो पढ़े हैं उसका दिमाग यहाँ पे आपको उस नॉलेज को अप्लाई करना है। अपीयर ऑन डेबिट साइड ऑफ रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट बोल रहा है, मतलब आप अपने दिमाग में, आप लोग उधर बैठे हैं तो मतलब रिसीप एंड पेमेंट में ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। बोर्ड का ये डेबिट साइड हो गया और वो क्रेडिट साइड हो गया। डेबिट साइड में रिसीप लिखते हैं तो जाहिर सा बात है सब्सक्रिप्शन तो हमेशा मिलेगा ना, इनकम तो आपको मिलता है, इनकम का पेमेंट तो करते नहीं है। ये लाइन से कोई दिक्कत तो आपको होने वाला नहीं है। डेबिट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इट विल ऑलवेज अपीयर ऑन डेबिट साइड ऑफ रिसीप एंड पेमेंट एंड आउट ऑफ इट्स सब्सक्रिप्शन बिलोंगिंग टू करंट ईयर विल बी पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर 10 रुपया महीना सब्सक्रिप्शन है, तुमको 14 महीना का सब्सक्रिप्शन मिल गया है, बात समझिएगा, ये समझा रहा पॉइंट आपको यहाँ पे। पहले यहाँ डेबिट का मतलब लिखो रिसीप। डेबिट का मतलब लिखो रिसीप, RECEIPT। डेबिट का मतलब लिखो रिसीप, RECEIPT, रिसीप।
देखिए, फिर बोलता है कि आउट ऑफ इट सब्सक्रिप्शन बिलोंगिंग टू करेंट ईयर विल बी पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस लाइन का मीनिंग आपको समझाते हैं, वैसे यहाँ पीछे समझा दिए एक बार रेंट वाला, यहाँ वापस से समझा रहे हैं। तुमको मिला 14 महीने का सब्सक्रिप्शन 140 रुपया, दिखेगा 2 मिनट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, आपको 14 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है कितना मिला है, 140 रुपया। तो ये बताओ साल भर का सब्सक्रिप्शन कितना होगा? साल भर का सब्सक्रिप्शन कितना होगा? 120 रुपया होगा। सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया है उसके लिए 14 महीने का 140 रुपया है, तो एक महीने का होगा 10 रुपया। ये 10 रुपये कहाँ से आया? तो 140/14 कटाने पे कितना हो जाएगा? एक महीने का 10 रुपया। 12 महीने का कितना हो जाएगा? 120 रुपया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 140 रुपीज मिला है, 12 मंथ का कितना होगा? 120 होगा, मतलब 1 ईयर का कितना होगा? 120 होगा। रिसीप एंड पेमेंट में कितना जाएगा? 140 जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 120। देखो, रिसीप एंड पेमेंट में 140 जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 120 जाएगा। और कितना हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, 20 रुपए रिकॉर्ड नहीं किए, वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। समझ में आ रहा है? ये है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में कितना मिला है? 140। इस साल का कितना है? 120। थोड़ा बहुत डिफरेंस में और का में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ड्यूरिंग और फॉर का जो डिफरेंस है समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप बस ये देख लीजिए रेवेन्यू और कैपिटल में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पे भी वापस से हमको समझना है। अभी से एडवांस में इसलिए समझा रहे हैं कि वहां पे मेहनत कम लगेगा, वहां पे आप लोग को थोड़ा इजी लगेगा, तो वहां पे भी समझाएंगे। क्लियर है आप लोगों को? में और का में का मतलब क्या हुआ? फॉर द ईयर का मतलब क्या हुआ? उस पर्टिकुलर साल का कितना अमाउंट है, ना ज्यादा ले सकते हैं ना कम ले सकते हैं। ज्यादा मिला है तो माइनस करना पड़ेगा, कम मिला है तो प्लस करके हमको उस साल का बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, आउट ऑफ इट सब्सक्रिप्शन बिलोंगिंग टू करेंट ईयर। जैसे 140 रुपया मिला, उसमें से करेंट ईयर का कितना है? 120। 120 कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड बोलना चाह रहा है, मतलब क्या बोल रहा है बताइए? कौन सा साइड? इनकम साइड या एक्सपेंडिचर साइड? फॉर्मेट देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। लेजर का फॉर्मेट देख लो अभी जो बनवाए हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और क्रेडिट का मतलब जो भी है लिखिए वहां पे। इनकम होगा या एक्सपेंडिचर होगा? इनकम होगा, लिखिए। लिख लिए? तो बताइए सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आइटम है या कैपिटल आइटम है? सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आइटम है या कैपिटल आइटम है? रेवेन्यू आइटम है। रेवेन्यू आइटम है मतलब सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं बताना है आपको। सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? रिसीव एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। अब एंट्रेंस फी या एडमिशन फी है, यहाँ पे आपको इसको ये जान के चलना है कि अगर कुछ नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे कंडीशन है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आपको इसको रेवेन्यू मान के चलना है। समझ में आ रहा है? अगर कुछ नहीं दे रखा है तो क्या मान के चलेंगे आप? इसको रेवेन्यू मान के चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन बोल दिया कि कैपिटल मानना है तो आप क्या मानेंगे? इसको कैपिटल मानेंगे। अच्छा, ये मानने वाला चीज सब चीज पे एप्लीकेबल है। आप सब्सक्रिप्शन को रेवेन्यू मान के चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा केस आ गया जहां पे बोल रहा है कि आपको उसको कैपिटल मानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कैपिटल मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्रेंस फी में लिखिए रेवेन्यू आइटम। एंट्रेंस फी में लिखिए रेवेन्यू आइटम। एंट्रेंस फी में लिखिए रेवेन्यू आइटम। लिख लिए? रेवेन्यू आइटम लिखिए, उसके बगल में लिखिए खुद से कहां जाएगा? रिसीप एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखिए विल अपीयर इन रिसीप एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहीं पे इसके बगल में जैसे यहाँ लिखोगे ना रेवेन्यू आइटम, बगल में लिखो will appear in receipt and payment and income and expenditure।
ठीक है, हो गया। इसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी का क्या मतलब है ये आपको हम बता रहे हैं। आप मेरे क्लब में आए मेंबरशिप लेने के लिए, आपसे हम कहे कि आप एक काम कीजिए, आप हर महीना 10 रुपए का पेमेंट कीजिए, आप मेंबर बन जाइएगा। अगर आपको मंथली पेमेंट नहीं करना है, आप मेरे को 100 रुपया पेमेंट कर दीजिए एनुअली। मैंने आप 100 रुपए का पेमेंट कीजिएगा तो आप 1 साल के लिए मेंबर हो जाएंगे। अगर आपको 1 साल का भी मेंबरशिप नहीं चाहिए, अगर आपको पूरे लाइफ का मेंबर बनना है, मैंने जब तक आप जिंदा हैं तब तक अगर आपको मेरे यहाँ मेंबर बनना है, आप मेरे को 10,000 रुपया जमा कर दीजिए। मेरा बात समझ में आ रहा है? नाम पढ़िए क्या लिखा हुआ है, लाइफ मेंबरशिप फी। मैंने एक बार जब फी दे दी है तो तुम मेंबर कितने दिन के लिए बन गए? जब तक तुम जिंदा हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पैसा बार बार देना पड़ेगा मेंबरशिप का या एक बार देना पड़ेगा? कहने का मतलब है अगर सब्सक्रिप्शन को तुम बार बार पेमेंट करोगे तो सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, लेकिन वन टाइम पेमेंट कर दोगे पूरे लाइफ का तो वो क्या हो जाएगा? लाइफ मेंबरशिप फी हो जाएगा। तो लाइफ मेंबरशिप भी फी भी क्या चीज है? सब्सक्रिप्शन ही है। लेकिन यहाँ आपको बार बार नहीं पेमेंट करना है, आपको इसका पेमेंट एक बार ही करना है। तो ये रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है? तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, कैपिटल आइटम हो जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ पे जाएगा? रिसीप एंड पेमेंट और बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? कैपिटल आइटम का घर कौन सा है? बैलेंस शीट है। कैपिटल आइटम का घर कौन सा है? बैलेंस शीट है। और रेवेन्यू आइटम का घर कौन सा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। हम जो समझाए हैं समझ में आया आपको? लाइफ मेंबरशिप फी क्या होगा? कौन सा आइटम है? कैपिटल आइटम है। यहाँ लिखिए आगे में कैपिटल आइटम। हम समझा रहे हैं, आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना? कोई दिक्कत या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लाइफ मेंबरशिप फी वन टाइम पेमेंट है कि बार बार पेमेंट करना पड़ेगा? वन टाइम। यहाँ देखिए इसमें जो लिखा है वो पढ़ते हैं। इट इज कैपिटल इन नेचर, thus it is treated, it is capital, it is item of capital nature, thus it is treated as capital receipt as it is non-recurring in nature. It is amount paid by members in lump sum. ये जो अमाउंट है, ये जो मेंबर्स है उसको लमसम में पेमेंट करना पड़ता है। लमसम का मतलब होता है वन टाइम, एक ही बार में सारा जोड़ के पैसा देना पड़ेगा। दिस अमाउंट इज शोन सेपरेटली इन बैलेंस शीट। तो इसके आगे आप क्या लिखे हैं? कैपिटल आइटम लिखे हैं। कैपिटल आइटम लिखते ही ये बात क्लियर हो गया कि ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। इस आइटम का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई लेना देना नहीं है। अगला क्या चीज है? एंडाउनमेंट फंड। एंडाउनमेंट फंड समझिए कि कोई आपको पैसा दिया है, एनपीओ को अलग अलग जगह से दान या चैरिटी ये मिलते रहता है, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर पैसा मिला है, लार्ज अमाउंट मिल गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडाउनमेंट फंड बोलेंगे। तो इसको जो है आप लोगों को कैपिटल आइटम मानना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो एंडाउनमेंट फंड क्या होगा? कैपिटल आइटम। लिखिए वहां पे कैपिटल आइटम। एंडाउनमेंट फंड कैपिटल आइटम। इसके बाद आता है डोनेशन। डोनेशन को हम लोग थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है लेगेसी। लेगेसी का मतलब समझिएगा क्या होता है? लेगेसी का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ आपके क्लब में एक बहुत पुराना मेंबर था, बहुत अमीर मेंबर था, आपके क्लब में मेंबर था, बहुत पुराना था और बहुत अमीर था, उसका आगे पीछे कोई नहीं था, या उसके जो लीगल आयर थे उसको उन पे भरोसा नहीं था, उसको अपने लीगल आयर से ज्यादा आपके क्लब से जो है वो लगाव था। तो वो जब मरा तो अपने वसीयत में, अपने विल में लिख के गया कि मेरे मरने के बाद मेरा सारा प्रॉपर्टी जो है फलाना क्लब को मिल जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसके मरने के बाद सारा संपत्ति किसको मिलेगा? क्लब को मिलेगा। तो वो जो संपत्ति है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेगेसी बोलेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर कोई मेंबर मर जा रहा है, उसका संपत्ति अगर क्लब को मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेगेसी बोलेंगे। तुम एक बात बताओ, वो मेंबर कितनी बार मरेगा? तो ये कौन सा आइटम होगा? रेवेन्यू या कैपिटल? ठीक है, लिखिए इसमें लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है देखो। इट इज आइटम ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर एंड इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीप्ट। एंड के बाद क्या लिखिएगा? एंड विल अपीयर इन रिसीप एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। रिसीप एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। इसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। तो एसेट जो है आपका कैपिटल आइटम है, उसको बेच के जो पैसा मिलेगा वो कहाँ जाएगा?
भूल गए आप लोग ना, 11th में आप लोग को बार बार बोले थे, डेप्रिसिएशन चैप्टर का ये चीज है। एसेट को बेच के जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो पीएल में जाएगा, और एसेट जब बेच रहे हैं तो बैलेंस शीट से वो आइटम तो हट ही जाएगा ना, बैलेंस शीट पे तो इफेक्ट पड़ने वाला है। तुम्हारे यहाँ 1 करोड़ का प्रॉपर्टी था, तुम उसको बेच दिए प्रॉपर्टी को, 1 करोड़ के प्रॉपर्टी को तुम 1 करोड़ 10 लाख में बेचे हो, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी तुम्हारे पास से चला गया, तो प्रॉपर्टी जब गया तुम्हारे पास से तो तुम्हारे पास से बैलेंस शीट में जो प्रॉपर्टी था वो हट जाएगा ना, और तुम्हारा कैश बढ़ जाएगा उतना, लेकिन 10 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ लिखोगे? पीएल में लिखते हो ना, जब एसेट अकाउंट बनाओगे तो वहां लिखते हो ना बाई पीएल। समझ में आ रहा है? चलो इस चीज का हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे, जो थोड़ा सा लेंदी है उसको हम बात के लिए छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन बना के उसको हम लोग समझेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये क्या होगा? ये रेवेन्यू आइटम हम लोगों का, समझ में आ रहा है? अब स्कूल के लिए चौक का अगर हम बात करें, छोटा बच्चा जहां पढ़ता है स्कूल में चौक लगता है, चौक क्या है? रेवेन्यू आइटम है या कैपिटल आइटम? क्यों? डेली यूज का चीज है। तो वैसे ही जो हम लोग का क्लब है या जो नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पे न्यूज़पेपर तो रोज आएगा, और हर महीने न्यूज़पेपर, जब आदमी, न्यूज़पेपर का क्या यूज है? पढ़ने के बाद उसको इकट्ठा करके बेच दिया जाता है, तो पुराने न्यूज़पेपर को बेचना तो रेगुलर अफेयर है, वहां पे साल में 3 बार 4 बार 5 बार उसको बेचा जाता होगा। एंड स्पोर्ट्स मटीरियल, वहां पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी मतलब खेलकूद का बड़ा, इंडोर या आउटडोर कोई भी चीज है, तो वो तो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है ना कंज्यूम, तो इसलिए वहां पे क्या होगा? इन सब का स्पोर्ट्स मटेरियल या ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचना कौन सा एक्टिविटी हम लोगों का? रेवेन्यू है, रेवेन्यू आइटम है, और वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? लिखिए वहां पे, रेवेन्यू आइटम एंड विल बी रिकॉर्डेड इन रिसीप एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लिख लिए हैं। अगला आइटम है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, इसका मीनिंग समझते हैं क्या है? स्टार्ट करें समझाना। ठीक, जैसे मान लीजिए आप कोई फंक्शन या कुछ मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं, ठीक है, वहां पे चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। चीफ गेस्ट में आप किसको बुलाएंगे? किसी कैदी को बुलाएंगे या किसी सम्मानित व्यक्ति को बुलाएंगे? सम्मानित व्यक्ति को, मतलब जो अपने फील्ड में कुछ अचीव कर रखा है। मान लो कोई हार्ट का बहुत बड़ा सर्जन है, तुम्हारा फंक्शन 2 घंटे का है, ठीक है, उसको पूरा 2 घंटा बैठना पड़ेगा। वही सर्जन अपने क्लिनिक में रहेगा तो 2 घंटा में कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपए कमा लेगा वो। एक बात हम बोल रहे हैं, वो कोई भी एक्स अमाउंट कमाएगा, तुम उसको अपने यहाँ बुला रहे हो, तुम उसको 5 या 10 लाख रुपए दोगे, तुम उसको क्या दोगे? सम्मान दोगे, ठीक है, सम्मान देने का भी तरीका होता है, तो उसको आप क्या कीजिएगा? शॉल पहनाइएगा, शॉल दीजिएगा, एक तो उसको बुके दीजिएगा, हो सकता है लास्ट में आप उसको 1,000 रुपए का चेक सबके तरफ से, कि हमारे तरफ से ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, आप दें। तो वो क्या चीज है? ऑनरेरियम है। मेरा बात हंसने का जरूरत नहीं है, समझाएंगे नहीं, हम छोड़ देंगे ऐसे, लिखवा देंगे और बोल देंगे रेवेन्यू आइटम है। ऑनरेरियम का मतलब समझ में आ रहा है? किसी को आप बुला रहे हैं तो ऑनर करने के लिए जो आप खर्च कर रहे हैं वो क्या चीज है? ऑनरेरियम है। तो जो हम लोग का एनपीओ है, वहां पे रेगुलर ऐसा कुछ ना कुछ फंक्शन होते रहता है, और वहां पे लोग आते हैं जिनको ऑनरेरियम दिया जाता है, इसलिए ऑनरेरियम क्या चीज है? रेवेन्यू नेचर का है। और जैसे ही हम लोग बोले कि रेवेन्यू नेचर का है, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा? लिखिए वहां पे, सेम ऊपर वाला नीचे आ जाएगा यहाँ। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ये सबको? अब हम लोग आते हैं डोनेशन में, हम लोग अब आते हैं डोनेशन में, ठीक है। डोनेशन वाला आप लोग जैसे लिख रहे हैं, पहले यहाँ देखो और समझो, उसके बाद लिखने का काम करना है। डोनेशन में हम लोग आते हैं, तो जो हम लोगों का डोनेशन होता है, डोनेशन होता है 2 तरीके का। सबसे पहला होता है स्पेसिफिक डोनेशन, सबसे पहला होता है
स्पेसिफिक डोनेशन दूसरा होता है जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। स्पेसिफिक का मतलब क्या चीज है? फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। जनरल का मतलब किसी भी यूज में आप ले सकते हैं, फॉर एनी पर्पस। आप मान लीजिए घर पे गए और कहे कि मेरे को 500 रुपया दीजिए, ईयरफोन खरीदना है या मेरे को चार्जर खरीदना है। आप उस 500 का कोई और यूज कर सकते हैं। ईयरफोन या चार्जर के लिए आप पैसा लिए हैं, झूठ बोलने का बात नहीं कर रहे हैं कि आप झूठ बोल के उसको खा गए, वो अलग चीज है। आप स्पेसिफिक यूज के लिए पैसा लिए हैं, आप उसको उसी पर्टिकुलर यूज में सिर्फ ले सकते हैं। और ऐसे आप अलग से पॉकेट मनी के लिए 500 ले रहे हैं तो आप उसको किसी भी काम में यूज ले सकते हैं। तो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो डोनेशन जिसको किसी खास काम के लिए हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्लब है और हम उसके मेंबर हैं। क्लब में हमको लगा कि क्लब में किसी चीज का जरूरत है, मान लो क्लब में ठंडा पानी का दिक्कत होता है, तो ठंडा पानी के लिए मशीन चाहिए, फ्रीज चाहिए या डिस्पेंसर चाहिए। उसके लिए हम क्या किए कि 20,000 रुपये दे दिए। अब उस 20,000 को क्या क्लब का जो मेंबर है, जो मैनेज क्लब का जो मैनेजमेंट है, किसी और काम के लिए यूज कर सकता है क्या? नहीं। तो वो 20,000 क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक डोनेशन। तो आपको ध्यान रहे, स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा, एवरी टाइम, हमेशा स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो कैपिटल नेचर का होता है। वो 1 रुपए का हो या 1 लाख का हो। स्पेसिफिक डोनेशन के केस में स्मॉल और लार्ज अमाउंट नहीं होता है। स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा क्या होगा? कैपिटल नेचर का होगा। इसका मतलब स्पेसिफिक डोनेशन कहां पे जाएगा? कैपिटल बोले आपका माइंड क्लिक करना चाहिए। स्पेसिफिक डोनेशन कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है आपको? उसके बाद हम लोग आते हैं जनरल डोनेशन। अब जनरल डोनेशन को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वो है स्मॉल अमाउंट, दूसरा है लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो स्पेसिफिक डोनेशन आप लोग को क्लियर है। डोनेशन कितने तरीके का, डोनेशन को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे? दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक डोनेशन में क्या होगा बताइए? वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल होगा, कैपिटल आइटम है। लेकिन जनरल डोनेशन को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट में, स्मॉल अमाउंट और लार्ज अमाउंट। अब स्मॉल अमाउंट का और लार्ज अमाउंट में आप बताइए अपने दिमाग से कि कौन सा रेवेन्यू हो सकता है, कौन सा कैपिटल हो सकता है? स्मॉल क्या होगा? रेवेन्यू होगा। और लार्ज क्या होगा? क्यों लार्ज कैपिटल होगा? लार्ज डोनेशन आपको बार बार नहीं मिलेगा। साल भर में आपके यहाँ 10 गो रिलेटिव आता होगा, 5 को रिलेटिव आता होगा। उसमें से कितना रिलेटिव जाते वक्त आपको 5,051 दे के जाता है? कोई नहीं देके जाएगा। 2,100, 2,100, उसमें भी बहुत कम चांसेस है कि आपको 2,100 रुपया दे करके जाएगा। लेकिन 11 रुपया, 21 रुपया, 100, 11 21 नहीं, 100 रुपया तो मिनिमम है। 100 से कम तो, 100 से कम देगा तो मम्मी लोग लौटा देंगे कि पैसा देके जा रहे, नहीं चाहिए, यही होगा। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट में क्या होगा बताइए? रेवेन्यू होगा। लार्ज अमाउंट में क्या होगा? कैपिटल। क्यों रेवेन्यू होगा? क्योंकि ये रेकरिंग है। स्मॉल अमाउंट बार बार मिलता है, लार्ज अमाउंट बार बार नहीं मिलता है। क्लियर है? इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग और देखिए ये चीज क्लियर है कि नहीं है। जितना सिंपल तरीका से, जितना अच्छा से आपको समझाए हैं, घर परिवार का उदाहरण दे के समझाए हैं, उतना अच्छा से कोई नहीं समझाएगा। इसको कॉपी कीजिए। कैपिटल का मतलब हमको लिखना पड़ेगा या आप खुद से लिखेंगे? यहाँ पे कैपिटल लिखे, इसका मतलब कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। रेवेन्यू का मतलब कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैपिटल ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। तो आपसे अगर हम स्पेसिफिक, अच्छा स्पेसिफिक फंड जो होता है उसमें उसका नाम आगे लग जाता है। यहाँ थोड़ा सा बात सुनिएगा। डोनेशन से जो पैसा मिलता है, जो पैसा मिलेगा उसको हम लोग फंड बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? उसको फंड बोलते हैं। बिल्डिंग फंड का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक फंड। ठीक है, मतलब क्या समझ में आ रहा है? मकान बनाने का वो फंड है। प्राइज फंड का मतलब क्या हुआ? उस फंड से सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्राइज ही दे सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपसे अगर बिल्डिंग फंड पूछा जाएगा तो उसके बारे में बताइए आप क्या समझ रहे हैं। बिल्डिंग फंड कहाँ पे यूज होगा? बिल्डिंग फंड कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। और वो कहाँ यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने में ही यूज होगा। समझ में आ रहा है ये चीज आपको? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको।
और आप लोग को जो आज पेज दिए हैं इसमें जो आइटम है, आइटम को रटना नहीं है, लेकिन घर जाके 2 बार पढ़ लेना है कि आइटम अगर आपके सामने आए तो आप कम से कम उसको पहचान कर पाए कि वो रेवेन्यू है या कैपिटल है। अगर ये चीज आप कर ले रहे हैं तो ये चैप्टर का आप मान के चलिए कि समझने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपका 100% हो चुका है। बस क्वेश्चन बनाना है हम लोगों को। अब क्वेश्चन का हम लोगों को समझना है। क्वेश्चन का भी आप लोग 40% समझ चुके हैं, ये चैप्टर का बस 60% बाकी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही बनाना है हम लोगों को। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए अच्छे से। तुम लोग वहां बात ज्यादा कर रहे हो, पढ़ाई कम कर रहे हो। बात नहीं। ये कॉपी हो गया आप लोगों का? सबका ये हो गया? चलो इसको यहाँ पे फिल कर लो, खाली मत छोड़ो। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होगा बताइए? कौन सा आइटम है? कैपिटल है। जीडी लार्ज अमाउंट क्या चीज है? कैपिटल है। जीडी स्मॉल अमाउंट क्या चीज है? रेवेन्यू है। तो आपसे सिर्फ डोनेशन देके पूछेगा रेवेन्यू या कैपिटल, तो आप क्या मानेंगे? अगर कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ डोनेशन दिया है तो उसको आप स्मॉल अमाउंट मान लेंगे। समझ में आ रहा है? ओनली डोनेशन क्या मान लेंगे? स्मॉल अमाउंट। लेकिन स्पेसिफाई कर देगा तो सबका कैटेगरी आपको पता है। भर लो इसको, फिल करो। इसको फिल कीजिए आप लोग। कल वाला क्लास कितने लोगों का छूटा हुआ है? सबका किया हुआ है? हम लोग का छूटा हुआ है। टेलीग्राम में हम उसका लिंक शेयर किए हैं, उसको कर लीजिएगा आप लोग। आज वाला भी अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम में लिंक शेयर कर देंगे। तो जो लोग नहीं आ रहे हैं उन लोग को आप प्लीज लिंक जो है फॉरवर्ड कर देगा। जैसे कि उन लोग को तान्या और उसका भाई भी आने वाला है, तो है नहीं वो सब यहाँ पे शायद, तो लिंक तुम भेज देना, बोलना क्लास जो है कर ले लो। स्टार्टिंग का 5-6 क्लास हम उसको ऐसे ही मतलब यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। और कौन कौन एबसेंट है? प्रतिष्ठा एबसेंट, और भी बहुत लोग एबसेंट है, तो समझ में नहीं आ रहा। कॉपी हो गया ये आप लोगों का? ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए और देखिए। इसमें से पहले इसको देखो, इसको यहाँ पे देखो, बताओ इसमें कोई ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आ रहा है? कैपिटल आइटम के बारे में दे रखा है, गोज टू रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट एंड लिख दिया है। और कहा, और यहाँ क्या होगा? हाँ, बैलेंस शीट होगा। अब इसमें से बताओ कोई ऐसा आइटम जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, इसको देखिए और अपना जजमेंट दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज या एनी एडिशन टू इट। लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं या उसमें कुछ एडिशन करवा रहे हैं, कैपिटल होगा। लाइफ मेंबरशिप फी, कैपिटल होगा। कैपिटल डोनेशन, कैपिटल होगा। बिल्डिंग फंड, कैपिटल होगा। फिक्स्ड एसेट्स को बेच के जो पैसा आ रहा है, कैपिटल होगा। रेवेन्यू आइटम के बारे में क्या बोल रहा है देखो, गोज टू रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट एंड, रिसीप एंड पेमेंट एंड क्या होगा लिखिए। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, एजुकेशनल ग्रांट हो गया। एजुकेशनल ग्रांट का क्या मतलब हो रहा है आपको हम ये बताते हैं। ग्रांट का मतलब एक तरह का डोनेशन आप समझ लीजिए, लेकिन ये रेगुलरली मिलते रहता है। जैसे सरकारी कॉलेजेस जो है, ठीक है, आप लोग को भी पता है कि सरकारी कॉलेज में जो पढ़ाई, जहां पढ़ाई होती है, प्रोफेसर्स का सैलरी यहाँ 1 लाख प्लस है वहां पे, लेकिन वहां का जो बच्चों का फी है वो 100 रुपया, 125 रुपया महीना फीस है, 80 रुपया महीना भी फीस है। तो सरकारी कॉलेजेस में फीस इतना कम कैसे होता है? खर्चा तो वहां ज्यादा है, सैलरी ही इतना ज्यादा है, पैसा तो कम आ रहा है, तो फिर कहाँ पे वहां पे ऐसे काम चल रहा है? गवर्नमेंट जो है हर साल पैसा देती है वहां पे, तो वो क्या हो जाएगा बताओ? ग्रांट है।
समझ में आ रहा है? ऑनरेरियम हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर हो गया, जनरल डोनेशन हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, पीएल ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया। देखो इस आइटम में आपको दिक्कत हो सकता है, आप कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, जिसमें हम ग्रीन, आप मत कुछ कीजिएगा, हम यहाँ पे जिसमें हम ग्रीन ब्रैकेट लगाए हैं, आप एक बार पढ़ के देखिए वर्ड बाय वर्ड क्या ये दोनों सेम लिखा हुआ है। बस सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में मत जाइए, वहां रिसीप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे पीएल लिखा हुआ है, दोनों सेम नहीं है। तो इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों को करना है। फिर है रिसीप एंड पेमेंट किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस पे बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेसिस पे बनता है? अक्रूवल बेसिस पे बनता है। तो ये पेज का काम मेरे हिसाब से खत्म। आप लोग इस पेज को याद कर जाना है। याद करने का मतलब रटना नहीं है, आइटम्स को पढ़ना है, आइटम्स को इस तरीके से देखना है कि आपके सामने कहीं अगर अब जनरल डोनेशन आ गया तो आपको ये ना पूछना पड़े कि सर जनरल डोनेशन जो है ये हम लोग का रेवेन्यू आइटम है या कैपिटल आइटम है। आप ही लोग बताइए, जनरल डोनेशन रेवेन्यू है या कैपिटल है? जनरल डोनेशन रेवेन्यू आइटम है या कैपिटल आइटम है? बताइए। रेवेन्यू आइटम है, आप लोग को हम बताए हैं। कुछ नहीं दिया रहेगा तो क्या मानेंगे? रेवेन्यू मानेंगे। स्पेसिफिकली अगर कुछ बोल देगा तो क्या मानेंगे? कैपिटल मानेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब हम आप लोगों का आगे का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अभी छुट्टी नहीं हुआ है, घड़ी की तरफ मत देखिए आप लोग। चलो आइटम का ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पढ़ना हम लोग का जो मेन पढ़ाई है वो स्टार्ट हो गया। छोटा छोटा इजी आइटम आज पढ़ाएंगे, बाकी जो टफ वाला है उसको अगले क्लास के लिए रखेंगे। जैसे सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं, चलो एंट्रेंस फी। हेडिंग अच्छा से दे दीजिएगा आप लोग, ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स, एंट्रेंस फी। हमेशा सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। एंट्रेंस फी और जो छोटा मोटा आइटम है वो पढ़ाते हैं, उसके बाद सब्सक्रिप्शन अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन को पढ़ने में 2-3 क्लास हम लोगों को लगेगा। वो डिफिकल्ट चीज है, एनपीओ का जो कोर है, जो मेन चीज है वही है, ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से बनता है। एंट्रेंस फी पे आ गए, चलिए लिखिए। इट इज आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर, आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर and will appear in income and expenditure account. Item of revenue nature and will appear in income and expenditure account. पैराग्राफ चेंज करके लिखो। पैराग्राफ चेंज करना आता है ना, जैसे यहाँ पे खत्म हुआ तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे लाइन खत्म हुआ तो यहाँ से लिखेंगे। लिखिए, इट मे बी ट्रीटेड एज कैपिटल आइटम, it may be treated as capital item, it may be treated as capital item if question specifically mentions it, if question specifically mentions it. लिख लिए? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एंट्रेंस फी रिसीव्ड 10,000। ठीक है, इसको हम लोग कैसे शो करेंगे? एंट्रेंस फी रिसीव्ड 10,000 है। रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं, या मान लो पहला क्वेश्चन इसमें हम बना ले रहे हैं। रिसीप एंड पेमेंट का जब एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो किधर जाएगा? इधर जाएगा या इधर जाएगा? ये रिसीप साइड हो गया, ये पेमेंट साइड हो गया। यहाँ ध्यान रहे डेबिट क्रेडिट भी लगता है ऊपर में, समझ में आ रहा है? हम शॉर्ट में बस आर और पी लिख रहे हैं, आप लोग को ये समझ में आना चाहिए। किस साइड लिखेंगे एंट्रेंस फी को, इधर या इधर? इधर में क्या लिखेंगे?
टू एंट्रेंस फी कितना, ये हो गया रिसिपिएंट पेमेंट में हम लोगों का। इसके बाद हम लोग अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना चाहे तो कैसे शो करना पड़ेगा, ये हो गया एक्सपेंडिचर साइड, ये हो गया इनकम साइड। इनकम साइड में यहाँ क्या होगा, बाई एंट्रेंस फी कितना, तो 10,000। समझ में आ रहा है, बाई एंट्रेंस फी कितना हो जाएगा 10,000, मतलब ये दोनों जगह पे रिकॉर्ड होगा। चलिए उसको बनाइए। क्लास में आप लोग फॉर्मेट ये सब कुछ पेन से ही बना लीजिए, क्योंकि पेन चेंज करोगे तो समय बहुत लग जाएगा। तो एक ही पेन से क्लास में बनाओ, घर पे उसको अपना रंग बिरंगा जितना करना हो, दोबारा जब घर पे पढ़ोगे तो करना। और एग्जाम में अच्छे से टाइम दे करके बनाना है। फॉर्मेट जो है वो पेंसिल से, एग्जाम में पेन से मत बना के आ जाइएगा। समझ में आ रहा है कैसे रिकॉर्ड हो रहा है ना। हो गया, सबका हो गया यहाँ तक। अकाउंट्स के लिए तुम एक सेपरेट कॉपी बना लो। समझ में आ रहा है, एक ऐसा स्पाइरल कॉपी खरीद के 2 दिन का जो पढ़ा हुआ उसको कॉपी कर लो, क्योंकि कॉपी भर जाएगा। प्रैक्टिस करना है आप लोगों को तो क्लास वाले कॉपी में मत कीजिएगा, उसके लिए वो अलग कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसमें लिखेंगे कॉपी उतना जल्दी भरेगा। और आप लोग को कोशिश ये करना है कि क्लास का जो नोट्स है वो एक जगह रहे। तो हम जो पढ़ा रहे हैं, जिस कॉपी में आप ये लिख रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना है तो आप दूसरे कॉपी में कीजिएगा। ये कॉपी भर जाएगा, फिर आपको दूसरा कॉपी बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉपीज आपका बढ़ जाएगा और संभाल के रखना मुश्किल रहेगा। अब उसमें फिर ये भी छांटने में दिक्कत होगा कि मेरा कौन से पढ़ाया हुआ और आप खुद से कौन सा बनाए हैं। तो क्लास का ट्यूशन का कॉपी अलग होना चाहिए और प्रैक्टिस का होमवर्क का कॉपी अलग होना चाहिए। और एक चीज आप लोग तो नियम बना लीजिए कि क्लास में जो भी हम लिखवा रहे हैं उसको घर जाके दोबारा से बनाना है, लिखना है। एक एक चीज को दोबारा से लिखोगे, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस साल से आप लोग देख रहे हैं कि 12th का मार्क्स तो इम्पोर्टेंट है ही, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है बाहर में कहीं पे भी, तो आप लोगों को उसके लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो लक के भरोसे जो लोग पास होता है, या किसी कारण से किसी बच्चे का पेपर खराब चला गया बोर्ड्स का, तो उसके पास दोबारा ऑप्शन है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का। पहले तो था कि 90% जिसका है उसका लिस्ट में नाम निकलेगा, अब तो वहां पे भी जाकर उसको एग्जाम देना पड़ेगा। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो मेहनत आप लोगों को ज्यादा करना है इस बार। ये कॉपी हो गया आप लोगों का। ऊपर में एक टर्म लिखिए कैपिटलाइज। कल क्लास आ जाना 4 बजे। हाँ, तो परसों आगे वीडियो कर लेना। कैपिटलाइज ऊपर में लिखिएगा, हेडिंग में, मार्जिन में लिखिएगा। ये जो है मार्जिन में लिखिएगा, नीचे मत लिखिएगा, इसका मीनिंग लिखवाना है। तो जो एक्स्ट्रा मीनिंग लिखवाना रहेगा वो बीच में नहीं लिखवाएंगे, उसको आगे पीछे कहीं पे लिखवा देंगे। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब है एडिंग इन कैपिटल फंड। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है बताइए, एडिंग इन कैपिटल फंड। लिख लिए हैं ये चीज आप लोग। चलिए एक पेज अभी छोड़ दीजिए, एक फ्रेश पेज छोड़ दीजिए, उसके बाद अगले पेज पे आइए। कुछ बेसिक डिस्कस करना है, उसके बाद ही
items of capital nature, items of capital nature appears in balance sheet as separate item or are capitalized। ये सब बेसिक सा चीज है, मुश्किल चीज नहीं है, एक बार हम समझा देंगे आप समझ जाएंगे, इसमें अलग से घर पे प्रैक्टिस करके दिमाग लगाने का चीज कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि आपसे अगर हम बात करें कि अगर आपको स्पेसिफिक फंड मिला है, स्पेसिफिक फंड क्या चीज है, कौन सा आइटम है, रेवेन्यू आइटम है कि कैपिटल आइटम है? कैपिटल आइटम है, मतलब वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। जब बैलेंस शीट में जाएगा तो बैलेंस शीट में लिखने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि उसको सेपरेट आइटम के जैसे दिखाया जाए। सेपरेट आइटम का मतलब है कि जैसे मान लो ये बैलेंस शीट है और तुम्हारा आइटम का नाम एक्स वाई जेड यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी हो गया, ये एसेट हो गया, इसमें सबसे ऊपर में रहेगा कैपिटल फंड। सबसे ऊपर में क्या रहेगा? कैपिटल। सिर्फ कैपिटल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। अगर ये सेपरेट आइटम है तो इसको अलग से जगह दिया जाएगा कि आप एक्स वाई जेड यहाँ पे बैठिए, आपका अमाउंट यहाँ पे अलग से दिखाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? सेपरेट आइटम है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? वीआईपी ट्रीटमेंट होगा, उसको अलग से कुर्सी दिया जाएगा कि आप वहां पे बैठिए, अलग से आपका अमाउंट दिखाया जाएगा। लेकिन अगर कैपिटलाइज करने का बात रहेगा तो उसी बैलेंस शीट में उसको अलग से कोई आइटम नहीं दिया जाएगा, उसको जो है कैपिटल फंड में मिला दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? एक्स वाई जेड को कैपिटल फंड में मिला दिया जाएगा, उसको अलग से कोई जगह नहीं दिया जाएगा। देखिए ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दोनों में कोई अंतर? अच्छा यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 लाख है, ये 10,000, जोड़ने पे कितना होगा नीचे? 1,10,000 होगा। यहाँ पे भी ये 1 लाख है, ये 10,000 है, जोड़ने पे कितना होगा? अमाउंट में कोई अंतर होगा क्या? अमाउंट में कोई अंतर नहीं होने वाला। तो ऐसा मन में कंफ्यूजन नहीं आएगा कि जोड़ेंगे ही नहीं। दोनों में अंतर क्या है पहले वो देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेपरेट आइटम का मतलब क्या है? उसको अलग से शो किया जा रहा है। क्लियर है आप लोगों को? कैपिटलाइज का मतलब क्या है? उसको क्या किया जा रहा है? कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जा रहा है। क्लियर है ये चीज आपको? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का से क्लियर है आपको? उसको कॉपी कर लीजिए। चलिए एक पेज छोड़ने के बाद, अगर कोई चीज कैपिटलाइज करने के लिए बोल रहा है मतलब उसको आप क्या करेंगे? कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। कॉपी कीजिए इसको। आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्लास में जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसको घर जाके दोबारा लिखना है। 12th का पढ़ाई इजी नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तक जो समझाए वो सब कुछ समझ में आया है, तो बस घर जाके दोबारा एक बार बना लीजिएगा, आपके दिमाग में ये चीज छप जाएगा, फिर आप कभी भी बस एक बार पढ़ेंगे आपको सब याद आ जाएगा। आप लोग तब कल भी आ जाइएगा, 4 बजे कल क्लास होगा। मंडे देखते हैं ऑफ दे देंगे, या मंडे क्लास लेके रिकॉर्ड करके वीडियो शेयर कर देंगे। कल आ जाइए क्लास में। कल आ जाइए, मंडे ऑफ है आप लोग का।
हो गया। एक 1000 का 40% कितना होगा? 1000 का 40%, बाकी कितना बच गया तब, वो कितना परसेंट है? ठीक, यहां तक सबका हो गया। ये केस ए था, एंट्रेंस फी रिसीव कितना था? 10,000। आते हैं केस बी पे। जो भी चीज पढ़ा देंगे नीरज, उसमें से किसी दिन भी तुमसे हम पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने इसमें कि छूटा हुआ है वीडियो वाला बहाना है, या स्कूल में बुलाया गया था हमको भाषण देने के लिए, या प्रिंसिपल सर जो है कोई काम दिए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस क्या लिखा है देखिए तो, समझ में आ रहा है क्या? एंट्रेंस फी रिसीव्ड 10,000, 30% ऑफ इट इज टू बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फी कितना मिला है? 10,000, उसमें से 30% को क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। अगर ये चीज नहीं दिया रहता, पूरा का पूरा कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लेकिन यहाँ कैपिटलाइज वाला बात कर दिया है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना हो जाएगा? 10,000, और यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा बैलेंस शीट। तो यहाँ पे ध्यान दो, 10,000 का 30% जब बैलेंस शीट में जा रहा है तो 70% कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 7,000। बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 3,000। समझ में आ रहा है? क्लियर है? देखिए यहाँ पे 10,000 का 2 हिस्सा करना है आपको। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 10,000 का 2 हिस्सा करना है, 30% और 70%। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया है, तो ये 30% कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। ये 10% कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रहा है? हम इसको बनाएंगे, आप लोग देखिए, उसके बाद बनाइएगा। आप लोग आगे आगे लिखने के चक्कर में मत रहिए। हाँ, 70 मेरा गलती है मेरा, तुम्हारा गलती है। रिसीप एंड पेमेंट हो गया, हमको एंट्रेंस फी मिला है, यहाँ पे हो जाएगा 2 एंट्रेंस फी। ये रिसीप हो गया, ये पेमेंट हो गया, ये डीआर हो गया, ये सीआर हो गया। अगर हम डेबिट क्रेडिट नहीं लगाते हैं तो आप ये मत बोलिएगा कि सर आप छोड़ दिए, कि मेरे लिए डेबिट क्रेडिट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हो जाएगा 10,000। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें तीनों बनाना पड़ेगा। रिसीप एंड पेमेंट तो एनी हाउ आपका बनेगा, वो बैलेंस शीट में जाए या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाए, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट तो बनाना आपको जरूरी है, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो रिसीप एंड पेमेंट बन गया, लेकिन यहाँ पे केस ऐसा है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना पड़ रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाई एंट्रेंस फी, ब्रैकेट में लिख देंगे 70% कितना हो जाएगा? 7,000, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा? बैलेंस शीट। यहाँ ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट में लिखने का तरीका अलग से, इसको सेपरेट प्लेस देंगे या इसको ऐड कर देंगे हम लोग कैपिटल फंड में? कोई कंफ्यूजन है? बाबू 70% है, 70/100। अब सही है, अब सही है। हमको लगा इशारा में बात समझ जाओगे, तो पूरा लिखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, होता है, कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। बैलेंस शीट में क्या करेंगे? सेपरेटली शो करेंगे या कैपिटल फंड में ऐड करेंगे? कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल फंड कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे आप बस एक्स 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 ऐसे कर देंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड में ऐड क्या करेंगे? यहाँ पे एंट्रेंस फी कितना ऐड करना पड़ रहा है हम लोगों को? 3,000, बस ऐसे शो कर देंगे। ये ध्यान रहे, आधा अधूरा है तो क्या लिखेंगे आप लोग? एक्सट्रैक्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी क्या लिखेंगे? एक्सट्रैक्ट। रिसीप एंड पेमेंट में भी क्या लिखेंगे? एक्सट्रैक्ट लिखेंगे।
समझ में आ रहा है? चलिए इसको बनाइए। क्वेश्चन तो कॉपी कर लिए हैं आप लोग, ठीक है, इसको बनाइए। इसके बाद एक तो क्वेश्चन देंगे, आप लोग का होमवर्क है। होमवर्क को इस कॉपी में नहीं बनाना है, दूसरे कॉपी में बनाना है। इस कॉपी में कुछ भी नहीं लिखना है जिससे ये कॉपी जल्दी भरे आप लोगों का। यहाँ ऊपर वाला सब कोई कॉपी कर लिया है, ये वाला सब कोई कॉपी कर लिया है दोनों। जोमेटो भी बक्सर में आ गया है क्या? नहीं, आ गया है, आने वाला है, 2-4 दिन में आ जाएगा। सबका ये हो गया? यहाँ तक सबका हो गया। चलो यहाँ पे हम एक चीज आपको और समझा रहे हैं, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो। ये सबका कॉपी हो गया। एंट्रेंस फी कितना है? 10,000 है। बोल दिया फुल अमाउंट इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तब क्या करेंगे? एंट्रेंस फी 10,000, फुल अमाउंट इज टू बी कैपिटलाइज्ड। रिसिपेंट पेमेंट में 10,000 जाएगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बीच से गायब हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में ऐड एंट्रेंस फंड में यहाँ एंट्रेंस फी में कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप लोग को 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक तो कॉपी खरीद लीजिए, होमवर्क का अलग से उसमें बनाना है। एंट्रेंस फी 5,000, फुल अमाउंट टू बी capitalized, full amount to be capitalized. Entrance fee 10,700, 2,700 is to be क्वेश्चन देखिए पहले, क्लियर है कि नहीं? एंट्रेंस फी कितना है? 5,000। सारे अमाउंट को क्या करना है? कैपिटलाइज करना है, मतलब इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनेगा। नीचे वाले में एंट्रेंस फी कितना है? 10,700, जिसमें 2,700 इज टू बी कैपिटलाइज्ड। यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा बताइए? 10,700 और 2,700 माइनस करोगे कितना होगा? 8,000 कहाँ जाएगा? इनकम एंड, तो यहाँ पे इसको हम 2 हिस्सा कर दे रहे हैं। यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दिया है, यहाँ पे अमाउंट दे दिया है, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। 8,000 जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 2,700 जाएगा बैलेंस शीट। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले क्लास में सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, तो कोशिश करना है कि क्लास मिस ना करें आप लोग। अगला क्लास कब? कल है ना? तब कल, हाँ ठीक है, चलो ठीक। कल सब्सक्रिप्शन नहीं पढ़ाएंगे, दूसरा कुछ पढ़ाएंगे, प्राइस फंड वाला ये सब पढ़ाएंगे, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है।